हेलो गाइस, कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि उसकी ज़िंदगी का असली सौदा उस वक्त शुरू होता है जब आरएस विटल अपने हस्बैंड के हाथों मरने के बाद अचानक फिर से वक्त में पीछे चली जाती है। उस वक्त पर जब वो 20 साल की थी, एक ड्यूक की नापसंदीदा और नज़रअंदाज की हुई बेटी। लेकिन इस दफ़ा आयरिस वो डरपोक लड़की नहीं रही। धोखा, जुल्म और दर्द भरी यादों के साथ वो समझ जाती है कि अब वो अपनी किस्मत दोबारा लिख सकती है। अपने परिवार का भविष्य जानने का फ़ायदा उठाते हुए वो फैसला करती है इस बार उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका एक ही तरीका है, सुरक्षा, वास्तव में भयानक सुरक्षा। इसलिए वो साहसी और पागलपन भरा कदम उठाती है। गेविज़ार एम्पायर के सबसे मशहूर, सबसे ख़तरनाक और सबसे डिज़ायरेबल काउंट केब्रान ग्रीनी को शादी का प्रपोज़ल देना। काउंट केब्रान ग्रीनी, जो अपनी सख्त मिजाज, खामोश कशिश और भेड़िए जैसी शिद्दत के लिए मशहूर हैं, वो मर्द जिसे लोग देखकर भी सांस रोक लेते हैं। मगर शायद वही मर्द है जो आयरिस को उस मुकद्दर से बचा सकता है जिससे वो पहले भी मर चुकी है। इस दफ़ा आयरिस अपनी किस्मत खुद चुनेगी, चाहे ये किस्मत एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता हो और एक ऐसे मर्द से जिनके छुपे हुए नोकीले दांत उसे बचा भी सकते हैं और बर्बाद भी। काउंट केब्रान कहते हैं, मुझे लगता है मैंने गलत सुना है। क्या हाउस विटल की फूल जैसी लड़की ने अभी मुझसे रिश्ता मांग लिया? आयरिस कहती है, ये नहीं कि मैंने ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर ये आसान नहीं होगा। मैं एक दरिंदे से बचकर दूसरे के सामने आ गई हूँ। वो घूर कर आयरिस को देखते हैं। आयरिस कहती है, उसकी बेरहम और शिद्दत को देखकर मुझे लगता है कि वही है जो मुझे बचा सकता है। वैसे भी मैं पीछे नहीं हट सकती। केब्रान की नज़र आयरिस की बॉडी पर जाती है, जो इस पोजीशन में बहुत अलग दिख रही होती है। और जैसे हमें पता है केब्रान की डिज़ायर्स के बारे में, केब्रान कहता है, लगता है तुम इतनी महफूज ज़िंदगी जीती रही हो, तुम्हें अपने अल्फाजों का वज़न ही नहीं पता। केब्रान अपना पैर आयरिस की बॉडी पर टच करते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो कि शादी का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हें पता है उन कामों के बारे में जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है? आयरिस कहती है, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है। आयरिस केब्रान का हाथ हटाते हुए कहती है, पर हम शादीशुदा नहीं हैं। केब्रान अपना फेस कवर करते हुए शर्मिंदगी से पीछे हटता है। हाँ 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 लेडी आयरिस, और घूरते हुए कहता है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। आयरिस दिल में कहती है, पहले मैं पत्ते की तरह कांप जाती, मगर इस किस्म की बेइज्जती मेरे लिए कुछ भी नहीं। अल्फ्रेड हच ट्रेडिंग कंपनी का हेड मुझे पाने के लिए शिद्दत से कोशिश कर रहा है। उसने ड्यूक विटल को लिवांट में सोने की एक माइन तक का ऑफ़र दिया है। ड्यूक का प्लान है कि वो मुझे उस सोने की माइन के बदले अल्फ्रेड के हवाले कर दे, अगर उनके पास कोई और ज़्यादा बेहतर ऑफ़र आ जाए तो। केब्रान कहता है, तुम्हारी बातें बिल्कुल भी शरीफ लेडी जैसी नहीं। आयरिस कहती है, अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे रिस्पेक्ट से पेश आऊँ तो तुम्हें भी वैसी सेम बिहेवियर रखना होगा और मैं तुम्हारी लीड फॉलो करूँगी। आयरिस आगे कहती है, ड्यूक को अपनी विनोद की गोल्ड माइन दे दो तो वो मुझे अल्फ्रेड के बजाय तुम्हें दे देंगे, क्योंकि विनोद माइन उसकी ऑफर माइन से बहुत ज़्यादा कीमती है। केब्रान कहता है, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम विनोद की गोल्ड माइन से ज़्यादा कीमती हो? आयरिस गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, हाउस विटल का फूल तुम्हारे लिए उस माइन से ज़्यादा कीमती नहीं होगा जो जल्द ही बेकार हो जाएगा। कम से कम मैं अभी मुरझाई तो नहीं हूँ। केब्रान सोचता है, उसे कैसे पता चला? मुझे यकीन है ये बात अभी तक बाहर तो नहीं गई। वर्बीस के किंग, जानती हो तुम क्या कर रही हो? बेहतर होगा अपनी ज़ुबान संभालो, वरना तुम्हें खिलने का मौका मिलने से पहले ही तोड़ दी जाओगी। आयरिस कहती है, अगर तुम मुझे तोड़ दोगे तुम्हारी अपनी गर्दन भी खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारा प्लान नाकाम हो जाएगा और तुम खौफनाक अंजाम को पहुंच जाओगे। जो वर्बीस तुम्हारे गिर्द जमा हुए हैं वो भी बदनसीब ज़िंदगी जिएंगे। केब्रान पूछता है, और क्या जानती हो तुम? आयरिस कहती है, ये कि जो मैंने अभी तुमसे कहा, उसके बाद तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के सिवा कोई भी चॉइस नहीं। केब्रान सोचता है, एक मगरूर और मिस्टीरियस वुमन, उसने मेरी कातिलाना हाजिरी का सीधा सामना किया बगैर ज़रा सी दहशत के। उसकी कीमत बयां नहीं की जा सकती, सिर्फ हाउस विटल के फूल के नाम से। लेडी आयरिस, मेरी रूडनेस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मुझे ये जानने का शौक़ है कि तुम एक ऐसे वर्बीस को शादी का प्रपोज़ल क्यों दे रही हो जो अपने प्लान के फेल होते ही मरने वाला है। आयरिस कहती है, मैं अपने फैमिली से भागना चाहती हूँ, फिर मैं अपनी पसंद का एक जन्नत बनाना चाहती हूँ। अपनी पूरी कोशिश के साथ आराम की ज़िंदगी जीना कैसा लगता है? मेरे लिए गला घुटने के करीब लाने का तजुर्बा नया नहीं था, पर उस लम्हे मुझे मालूम हो गया कि मैं मरने वाली हूँ।
मैंने चीखने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने इतनी जलील ज़िंदगी क्यों गुजारी सिर्फ मौत के लिए? जब मौत करीब आ रही थी, एक ही ख्याल जहन में था, मैं इस तरह मरना नहीं चाहती। अगर ऐसा है तो जीने की कोशिश करो। सीन शिफ्ट होता है। आयरिस सोचती है, मुझे होश में आए हुए 1 महीना हो चुका है। मैं 40 साल की उम्र में अपने हस्बैंड के हाथों मार दी गई थी, मगर मुस्तकबिल में होने वाली घटनाओं का रंग बिरंगा मंजर देखने के बाद मैं अपने 20 साल की गुजरी हुई ज़िंदगी में वापस आ गई। जब मुझे यकीन हो गया कि ये सपना नहीं था, मैं फ़ौरन केब्रान ग्रीनी को मिलने गई, क्योंकि मुझे इस मैनर से भागना ज़रूरी है। हालांकि आज मुझे उसका जवाब मिल जाना चाहिए था। आयरिस, क्या तुम अभी तक यूं ही पहली पड़ी हो? ये आयरिस की स्टेप बड़ी सिस्टर है। आज तुम्हारे होने वाले शौहर का आने का दिन है। क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, अल्फ्रेड। ये कहते हुए आयरिस के वो बाल पकड़ लेती है। एक छोटी सी नाइट ड्रेस उसको पकड़ाते हुए कहती है, कहते हैं पहली नज़र का असर अहम होता है। आज ये ड्रेस पहनकर देखो। तुम्हारी माँ एक बदचलन औरत थी, फिर भी हमने वो बात छुपा ली और एक ऐसा आदमी ढूंढ लिया जो तुम्हें बीवी बनाने को तैयार है, तो तुम्हें उसे खुश करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या ये ठीक नहीं? आयरिस कहती है, तुम्हारा फादर भी कोई कम नहीं। उसकी सिस्टर शौक और गुस्से में कहती है, क्या तुमने अभी क्या कहा? इस दौरान उनकी नौकरानी आकर कहती है, माय लेडी, काउंट केब्रान ग्रीनी आए हैं। केब्रान कहता है, मैंने सुना है आपकी बेटी लाजवाब हसीन है, योर ग्रेस। ड्यूक कहता है, आप यकीनन मेरी ब्रिटनी की बात कर रहे होंगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। फादर, मैं हूँ ब्रिटनी। मैंने सुना कि काउंट ग्रीनी हमें मिलने आए हैं। लो, तुम आ ही गई। वो ब्रिटनी को इग्नोर करते हुए आयरिस की तरफ आगे बढ़ता है। ब्रिटनी हैरत में पीछे मुड़ती है। वो आदमी जिसे बादशाह को भी इज्जत देनी पड़ती है क्योंकि वो होली किंगडम को अंडर प्रोटेक्शन देता है। एक काउंट जिसके पास ड्यूक जैसी पावर और अथॉरिटी है और जो इस वक्त सोसाइटी का सबसे कीमती और मशहूर बैचलर है। काउंट केब्रान ग्रीनी कहता है, क्या आप मुझे इजाज़त दें कि मुझसे शादी करने की? आयरिस सोचती है, तो उसने ये सौदा कबूल कर लिया। ड्यूक कहते हैं, काउंट ग्रीनी, इसका मतलब क्या है? मैंने तो समझा था कि आप ब्रिटनी पर फिदा हैं, ना कि। केब्रान कहते हैं, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। जिस औरत के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ वो लेडी आयरिस है। ब्रिटनी हैरान हो जाती है। वो सोचती है, केब्रान इस पागल लड़की को चाहता है। ब्रिटनी गुस्से से अपने हाथों को फ्रॉक में दबाते हुए सोचती है, ये तो किसी नाइटमेयर जैसा है। ये ज़रूर बुरा सपना होगा। ये कैसे हो सकता है जब मैं यहाँ मौजूद हूँ? ड्यूक कहते हैं, लेकिन अभी मेरी बड़ी बेटी शादीशुदा नहीं है। केब्रान कहते हैं, काउंट लॉर्ड वान और मार्किस ब्रुंटा ने भी अपने छोटे बच्चों की बड़ों से पहले शादी की। ये विज़ार के तीसरे और 5वें प्रिंस ने भी क्राउन प्रिंस से पहले शादी की। या फिर क्या आप मुझे होने वाले दामाद के रूप पर नाकाफ़ी समझते हैं? ड्यूक कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ब्रिटनी कहती है, काउंट ग्रीन, क्या आखिरी पार्टी में आपने मुझे डांस करने को नहीं कहा था? आप बहुत स्लो समझ रखती हैं लेडी ब्रिटनी। ड्यूक चिल्ला कर कहते हैं, कितनी बदतमीज़ी है। ब्रिटनी कंटिन्यू करती है, आप ही वो शख्स थे जिन्होंने मुझे डांस की दरख्वास्त की थी। केब्रान कहते हैं, मैंने इसलिए मना नहीं किया क्योंकि आप बहुत बेताब लग रही थीं। ये सोचकर ये सब इतनी जलील अंजाम तक जाएगी, मुझे आपकी दरख्वास्त मानकर अफसोस होता है। ब्रिटनी ये सुनकर कांपने लगती है। ड्यूक कहते हैं, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर इससे मेरी काउंट ग्रीन से रिश्तेदारी बन जाती है तो शायद इस मौके का फ़ायदा उठाना बुरा नहीं होगा। केब्रान पूछते हैं, तो तुम्हारा क्या जवाब है लेडी आयरिस? ड्यूक कहते हैं, हाँ आयरिस, तुम्हारा क्या ख्याल है? काउंट अपना हाथ आयरिस की तरफ बढ़ाता है। आयरिस स्माइल करती है और अपना हाथ काउंट के हाथ में रख देती है और कहती है, मैं आपका प्रपोज़ल कबूल करती हूँ। ब्रिटनी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं फादर, आपको नहीं लगता ये बहुत जल्दबाजी है? आयरिस अभी शादी के लिए तैयार नहीं। ब्रिटनी को गुस्से से देखते हुए कहते हैं, फ़ौरन अपने कमरे में जाओ। सीन चेंज होता है। आयरिस काउंट से कहती है, आज मेरे लिए आने का तुम्हें कैसे पता चला? काउंट ग्रीन जवाब देते हैं, क्या मतलब? आयरिस कहती है, आज वो दिन था जब विस्काउंट हंट मुझे लेने आने वाला था। ये टाइम बहुत मुनासिब लग रहा है, अजीब तौर पर। काउंट केब्रान कहते हैं, जिस लम्हे आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया वो गोल्ड माइन आपकी हो गई योर ग्रेस, और आज का ही दिन है। मैं लेडी आयरिस को लेकर अपने स्टेट वापस जाने का इरादा रखता हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा और मुझे उसी दिन साथ ले जाएगा। काउंट केब्रान कहते हैं, अच्छा ऐसा है। वो तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, ये बस एक
खुशगवार इत्तेफाक ही होगा। सीन कट होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी के हेड जो आयरस को लेने आने वाले थे वो दिखाए जाते हैं, जिनको कुछ मर्चेंट्स ने घेरा हुआ था। अल्फ्रेड ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और वो कहता है, आह ये कैसे हो सकता है, मैंने सब बेहतरीन माने जाने वाले मर्चेंट्स रखे थे। वो लोग आपस में कहते हैं, क्या उसका काम ख़त्म हो गया? एक और आदमी कहता है, मेरे ख्याल से हाँ। अल्फ्रेड सोचता है फिर भी वो उन नकाबपोश लोगों के सामने बिल्कुल बेबस हो गया। उनमें से एक आदमी अल्फ्रेड को घूर कर देखता है और कहता है, तो मेरा ख्याल है अब हम उसे छोड़ सकते हैं। अल्फ्रेड डर से कांपते हुए कहता है, दूर रहो, दूर रहो, कह रहा हूँ दूर रहो। वो आदमी अपनी तलवार को दिखाते हुए उसके मुंह के पास से गुजार देता है और एक ज़ोरदार चीख के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें एक बग्गी दिखाई जाती है। आयरिस काउंट से कहती है, आपने कहा था मंजिल तक पहुंचने में आधा दिन और लगेगा। लास्ट टाइम मुझे वहां जाना और वापस आना बहुत जल्दी में ज़रूरी था, लेकिन इस दफ़ा बात डिफरेंट है। आयरिस कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? काउंट जवाब देता है, इसलिए कि तुम बहुत बेफिक्र लग रही हो। आयरिस कहती है, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। केब्रान कहता है, लेडी आयरिस क्या आपको नहीं लगता आपने बहुत जल्दी ये बात मान ली कि असल में आपने खुद को बेच दिया है? मुझे समझ है कि आप अपने घर से भागना चाहती हैं, मगर ग्रीनी ख़ानदान किसी भी तरह से वो पनाहगाह नहीं जैसा आप सोच रही हैं। आप किसी भी वक्त मर सकती हैं। यही मतलब होता है एक वर्बीज जैसा हस्बैंड रखने का। ये कहते हुए केब्रान आयरिस के पाँव के बीच में अपना पाँव रखते हुए कहता है, इसलिए सब कुछ जानने वाली और बहुत सख्त मत बनो, जबकि आपको अंदाज़ा ही नहीं कि किस चीज़ में आप कदम रखने जा रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास हिफाजत के लिए क्या सामान या तरीका है? आयरिस हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, उस हवाले से ज़्यादा खौफनाक कुछ नहीं हो सकता जहाँ से मैं भी भागी हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया था कि क्या होने वाला है, लगता है तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते। ये कहते हुए आयरिस केब्रान का हाथ अपने फेस पर रखते हुए कहती है, शायद तुम उन लोगों में से हो जो किसी बात पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक वो अपनी आंखों से ना देख लें। केब्रान कहता है, हकीकत में हॉस्पिटल का फूल बेखौफ है। केब्रान आयरिस को जोर से अपनी तरफ खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, लगता है तुम्हें पूरा यकीन है, तुम्हें इस फैसले का अफसोस नहीं होगा लेडी आयरिस। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।